है गाइस, वेलकम टू स्पेशल एडिशन ऑफ मैथ्स ऑफ नॉलेज। आज की टॉपिक रोज की टॉपिक से बहुत ही अलग है। आज की टॉपिक एक संवेदनशील टॉपिक हो सकती है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। शायद ही भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद शायद ही भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ था। बात है सन 1984 की, जब कुछ खालिस्तानी समूह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठ गए, वहां पर अंदर से कब्जा कर लिए और वहां से अपनी मांग करने लगे। तो क्या है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या है खालिस्तान, कौन था जनरल सिंह भिंडरावाले, इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दो नाम याद रखना है शुरू से अंत तक, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला नाम है यहाँ खालिस्तान और दूसरा है जनरल सिंह भिंडरावाले। खालिस्तान एक समूह का नाम था और इसी का मुखिया था जनरल सिंह भिंडरावाले। इन्होंने क्या किया, 15 दिसंबर 1983 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर इन्होंने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और वहां से सरकार विरोधी नारे लगने लगे और वहां से अपनी मांग करने लगे। तब उसी को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम बढ़ाया वहां पे, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका उद्देश्य था कि वहां से बिना किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाए बिना उसे खाली करा दिया जाए। लेकिन ये आसान नहीं था। तो कैसे इसको अंजाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को, क्या इसमें परेशानी हुई, इसके बाद भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ी, इन सब को हम देखेंगे, जिससे कि भारत आज तक नहीं भुला पाया है। इस कहानी की शुरुआत अंग्रेज जब बंटवारा करके गए तभी से शुरू हो गई थी। जब अंग्रेज बंटवारा करके गए तो पंजाब का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, पाकिस्तान में चला गया, जिससे बड़ी मात्रा में सिख, हिंदू और सिंध धर्म के लोग वहां से पंजाब आने लगे और इनकी एक मूल्यवान भूमि भी चली गई थी। तो इससे सिख लोगों को ये हुआ कि जो अब तो हमारी भाषा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से इन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में कई मांगे थी, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो कि 1973 में ये मांग प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ये कहना था कि जो हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है यानी कि चंडीगढ़, उसे पूरी तरह से पंजाब में दे दिया जाए और कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ एरिया है उनके गिने चुने भाषा के आधार पे उसे भी हरियाणा से पंजाब में जोड़ दिया जाए। इसी तरह की कई मांगे किए। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि जहाँ भी जो भी राज्य हैं उन्हें और शक्ति दी जाए, केंद्र उस पर से अपना नियंत्रण कम करे। इस तरह की कई मांगे की गई थी। लेकिन उस समय सरकार को भी लगा कि ये कुछ समूह के लोग बस मांग रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद जब 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन यही था, प्रस्ताव था, जब इसकी मांग की गई थी, तो उसके बाद ये मामला थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, लोग हल्का तो भूलने लगे। लेकिन फिर उसके बाद आता है 1975। 1975 में क्या किया गया, देश में आपातकाल लग गया। देश में जब आपातकाल लग गया तब वो लगभग 1977 तक था। 1977 के बाद 1975 से 77 आपातकाल लग गया। जब उसके बाद इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की भारी हार हो गई, यहाँ तक कि उनकी पंजाब से भी सरकार चली गई और वहाँ बन गई सत्ता अकाली दल की। अकाली दल की सत्ता बनते ही वो राजनीति में अपना पैर पसारने लगे, उसकी सत्ता मजबूत होने लगी। अब कांग्रेस को ये टेंशन होने लगी कि अब क्या किया जाए जिससे हमारी दोबारा वापसी हो सके, ऐसा कौन सा कदम चला जाए। उन्होंने एक नेता की तलाश करना शुरू की कि जिससे हमें ऐसा नेता की खोज की जाए कि जिसकी पूरे पंजाब में और सिखों के बीच बेहतरीन पकड़ हो। तब उनकी खोज अंत में जाकर जनरल सिंह भिंडरावाले पे रुकती। उस समय इनका बड़ा ही वर्चस्व था। जनरल सिंह भिंडरावाले सिख में एक धर्म प्रचार के एक मुखिया थे। प्रारंभ में जब इन्हें अपने साथ कांग्रेस ने जोड़ा तो इन्हें कई राजनीतिक मदद मिली, कई कामों में इनको मदद किया गया, इन्हें और बढ़ावा दिया गया। जिसके बाद से 1980 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की वापसी हुई और वहां पे पंजाब में मुख्यमंत्री बनाए गए दरबारा सिंह। दरबारा सिंह ने पहले कर दिया था कि जो जनरल सिंह भिंडरावाले हैं इनमें थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इतना छूट न दी जाए, लेकिन कोई सुना नहीं उनकी बात को। आगे चलकर जिस
राजनीतिक उद्देश्य से ये पार्टी जनरल सिंह भिंडरावाले को लाई थी, जितना इतना इन्हें ताकत दिया गया, इन्हें मदद की गई, अब वही हथियार इन्हीं पे वापस भारी पड़ने वाला था। कैसे? जब भिंडरावाले जाकर कांग्रेस के विरोधी दल अकाली दल में जब शामिल हो गए, तब इनके पे भारी पड़ने लगा। कैसे? अकाली दल जब 1982 में क्या हुआ था, अकाली दल और जनरल सिंह भिंडरावाले आपस में मिल गए, और तब इन दोनों लोगों ने फिर से यही मांग शुरू कर दी थी। 1973 वाली आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था, फिर उसका प्रस्ताव की जोर पकड़ने लगा कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, ये वो किया जाए। जब ऐसा किया गया तो सरकार आंदोलन की तरह एक तरह छिड़ गया। सरकार अब आंदोलन को कंट्रोल करना चाह रही थी। इसमें कई लोगों की जान गई थी, लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। फिर समय आता है 15 दिसंबर 1983 को। अब क्या हुआ था, 15 दिसंबर 1983 को जनरल सिंह भिंडरावाले ने जाकर पंजाब के अमृतसर में, जैसा आप नाम सुनने होंगे, हरमंदिर साहब का जो प्रांगण है या स्वर्ण मंदिर आप जिसे कर सकते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। कई समूह, इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई, और वहां पर हथियार जुटाने लगे। ऐसे ऐसे हथियार, आधुनिक हथियार जुटाने लगे थे, जिसमें कि सेना ने जब उनका सामना किया तो लगभग 3-4 बटालियन लग गई थी, कई यूनिट लग गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत परेशानी हुई थी, और उसी की वजह से इतना बड़ा ऑपरेशन ही बन गया। अंदर इतने सारे हथियार थे, मोर्टार थे, एंटी टैंक मिसाइल थी, कई प्रकार के गोले थे। तो 15 दिसंबर 1983 की जाकर वहां कब्जा कर लिया। अब सरकार की आंख खुल रही थी धीरे धीरे। अब वो कहने लगे कि हम मांग जो इनकी है, बातचीत से मामला सुलझाएंगे, बातचीत करते हैं, कोई तो कुछ निर्णय निकलेगा। तो लेकिन जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे, इन्होंने नहीं माना। अकाली दल ने मान लिया कि ठीक है, चलिए हम आपको बात को मानते हैं। लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले जो थे, उन्होंने अकाली दल से कहा, आपकी तो ये राजनीतिक खेल है, मैं इसे समझता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा। मैं अपने प्रस्ताव को और ऊंचाई तक ले जाऊंगा और मांग करूंगा, अपनी आवाज को और उठाऊंगा। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि मामला बहुत गंभीर होने लगा, तभी 1983 में एक घटना और देखी गई थी, जब एक बस में जा रहे 6 हिंदुओं को चुन के गोली मार दी गई थी। उसके बाद मामला और गंभीर हो गया, उसका भी उसमें देखा जा रहा था, उसको भी ध्यान दिया जा रहा था, जिससे सिखों और हिंदुओं के बीच बहुत तनाव बढ़ता जा रहा था। तो जब ये यहाँ पे कब्जा कर चुके थे, तो अब सरकार ने कहा अब इन्हें किसी तरह से यहाँ से हटाना है, बिना किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचा, क्योंकि जो स्वर्ण मंदिर थी एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। तो इस वजह से नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई क्षति पहुंचे, उस प्रांगण को कुछ क्षति पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेना को जब वहाँ पे 1 जून को क्या किया गया, 1984 को, 1 जून 1984 को वहाँ पर सेना उतार दी गई। 1 जून 1984 को यहाँ सेना उतार दी गई, और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया कि किसी भी प्रकार की अब यहाँ आवाजाही नहीं होगी, किसी भी प्रकार की उड़ान यहाँ से नहीं होगी, कोई रेल बस सेवा ये सब नहीं चलेंगी। सभी पत्रकारों को वहाँ से हटा दिया गया, सीमा जो थी उसे एकदम सील कर दिया गया। तो वहाँ कर्फ्यू लग गया था, सेना को कमान दे दी गई थी। अब सेना ने तो चारों तरफ से उसे घेर लिया था, कई कोशिश की गई, फायरिंग भी हुई, लेकिन जब देखा जा रहा था कि अब तो अगर तारीख थी 5 जून की, और उसी दिन अब इन्हें करना था। सेना को उस समय कमान संभाल रहे थे कुलदीप सिंह बरार। उन्होंने कहा कि अब अगर नहीं किए तो अगले दिन जब सुबह हो जाएगी, फायरिंग जब होने लगी थी, मुख्य रूप से लड़ाई 5 जून को शुरू हुई थी, 5 जून 1984 को। तब उन्होंने कुलदीप सिंह ने कहा कि अब अगर ऐसा नहीं किया गया तो मामला और गंभीर हो जाएगा, और भी खालिस्तानी समूह के लोग यहाँ आ जाएंगे। और जो खालिस्तान लोगों की जो मांग थी, कहीं ना कहीं उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था। पाकिस्तान का हाथ इस वजह से था क्योंकि उसके पहले 1971 में जब लड़ाई हुई थी, तब उसकी हार उसे पच नहीं रही थी। उस हार का बदला सोचा उसने किसी भी तरह से लिया जाए, कहीं न क्यों नहीं इसको पंजाब से अलग कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पीछे से पाकिस्तान की भी चाल थी। और एक बात और थी, 1970 में जब देश में हरित क्रांति आई तो पंजाब में बहुत कृषि जो थी बहुत प्रोग्रेस की, जिसके बाद लोगों को आंखों में खटक रहा था। इस वजह से कई लोग उसके पीछे थे, खालिस्तानी समूह के पीछे, और वो चाहते थे कि पंजाब अलग हो जाए।
तो फिर जब सेना का वहाँ कमान संभाल लिया गया तो 5 जून को जब फायरिंग होने लगी तो ये देखा गया कि वहाँ से अंदर बहुत ही आधुनिक हथियार निकल के सामने आ रहे थे सब सेना के। और सेना को उतना विश्वास भी नहीं था कि इनके पास इतना आधुनिक हथियार है, मोर्टार थे, गोला बारूद थे, सब थे। और उन्होंने जो बैग था सब लगा के बैठे थे, एक पूरी घाट बना के बैठे थे, एक ट्रेंड की तरह। अब सेना को अंदर जाना मुश्किल था। आप देखे होंगे किसी या गए होंगे आप या किसी वीडियो में, तो ये इस तरह से स्वर्ण मंदिर है, इसके अगल बगल पानी है, एक तरफ यही रास्ता था, इधर से जाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। तब क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार इतना फेमस हो गया? इस कारण से, क्योंकि जब देखा गया कि सुबह का टाइम हो जाएगा तो और खालिस्तानी समूह आ जाएंगे, तो यहाँ पर टैंक लाया गया। सेना ने कहा टैंक लाया जाए, तो वही जब टैंक यहाँ प्रवेश किया उसी की वजह से और ये मामला और बढ़ गया और ये विश्वविख्यात हो गया कि एक धार्मिक प्रांगण में टैंक लाया गया। पर इतना ही नहीं, पहले तो टैंक से सोचा गया कि वहाँ जो उसकी लाइट होती है इतनी तेज होती है कि उससे आँख को बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सोचे कि हम ऐसा कर देंगे तो हम जाकर अपना घाट बना सकते हैं लाइट से उसके। लेकिन जब उससे फोकस मारा गया तब तक उसका कुछ असर नहीं हुआ उस लाइट का। कई प्रकार की गैसें छोड़ी गई, वहाँ पे फेंकी गई और धुआं किया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा उनके पर। तब बाद में टैंक से क्या किया गया, जो हमें बताया 15 दिसंबर 1983 को जनरल सिंह भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर जो कब्जा कर लिया था स्वर्ण मंदिर के, उसके छत जो थी उस पर गोले दागे गए इस टैंक से। जब वो गोले दागे गए तो वो जो मलबा गिरा छत का, उसी के नीचे जब गिरा तो भगदड़ मच गई और उसी के गिरने की वजह से जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत हो गई। सब इधर उधर अस्त व्यस्त होकर भागने लगे। जो सेना का कहना था, जनरल सिंह भिंडरावाले जो थे उनको सब पकड़ के लिपट के रो रहे थे, उनके पैर चूम रहे थे कि हमारा मुखिया है ये आज ये मर गया। तो इस वजह इस सब बताया गया था सेना के द्वारा। तो ये जब ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद किसे पता था कि भारत को कभी और बड़ी कीमत चुकानी बाकी है। उसके बाद से हिंदू और सिखों के बीच में इतना तनाव बढ़ गया कि जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसी के चलते कुछ ही दिनों बाद इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड जो कि सिख थे, 2 बॉडीगार्डों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। अब मामला और बढ़ गया, अब और हिंदू और सिखों के बीच ये मामला और बढ़ गया। धीरे धीरे करके इस मामले को शांत किया गया, लगभग कई साल लग गए इसको शांत करने में। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इतना फेमस हो गया केवल इन्हीं कारणों से कि एक धार्मिक स्थल पर ऐसी घटनाएं हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेशन ब्लू स्टार अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है बड़ी संवेदनशील टॉपिक है। इस वीडियो का इसका पर्पस केवल एजुकेशनल ही है। इसमें किसी की भी राजनीतिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें जो भी आपको डेटा, जो भी कहानी बताई गई हैं, वो विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा जो भी आंकड़े डेटा जो दिए गए हैं उसी के माध्यम से आपको ये प्रस्तुत की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।